क्या पीटीआई दो कोर्ट्स के सीजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है? इमरान खान ने बुशरा बीबी को मीडिया से बात करने से मना क्यों किया और बुशरा बीबी ने इमरान खान को उसका क्या जवाब दिया? क्या नवाज शरीफ ने अपने भाई की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है? हुकूमत पंजाब जो अवाम को सोलर पैनल देने वाली है, वो पिछले 2 सालों में किसने बगैर ड्यूटी इंपोर्ट किए? मुल्क में इमरजेंसी के दावे क्यों किए जा रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किन 3 अफराद ने किया है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में जारी इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो इंतहाई रस्साकशी की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। दोनों तरफ से रस्सा इस मजबूती के साथ खींचा जा रहा है कि दरमियान में अटकी हुई आवाम को यह नहीं मालूम कि वो रस्सा टूटने पर किस तरफ को जा गिरेगी। यही सूरत हाल अगर पनपती रही तो इस मुल्क के मफाद में नहीं होगा। आज अगर देखा जाए, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, उस बयान से पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का तज़किरा करना ज़रूरी है। इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू की है, उन्होंने नैब एहलकारों के बुशरा बीबी के साथ मुबैना बदसलूकी के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और नैब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने फैसला किया है। इमरान खान ने कहा कि अगर उनकी बीवी को कुछ हुआ तो वह नामजद अफराद को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान के एहलिया बुशरा बीबी के साथ हुआ क्या? ये बुशरा बीबी की ज़बानी जो चीज़ें मंजर आम पे आई हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन आज इमरान खान ने पार्टी को जो चंद अहम हिदायत जारी की हैं उसमें जो तफसीलन अगर बताया जाए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। दूसरे नंबर के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। तीसरे नंबर के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया जो मुख्तलिफ सूबों के रुकन हैं इलेक्शन कमीशन के। इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान ये कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से मुझे गिरफ्तारी वाली सीसीटीवी फुटेज थी वो किसने चुराई। उन्होंने पार्टी को यह हिदायत की है कि पंजाब या कौमी असम्बली के बाहर आप एक भूख हड़ताली कैंप लगाओ, उस पर फौरी तौर पे आप अमल दरामद की रिपोर्ट भी मुझे आके पेश करो। इमरान खान ने यह वाजे किया है कि वो किसी हुकूमती जमात, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। यानी इससे वो चीज भी दम तोड़ जाती है जो लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी से ज्यादा एतराज नहीं। खान साहब ने आज उसके ऊपर रेड लकीर जो है उसको उसके साथ हाईलाइट कर दिया है। उन्होंने कहा बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अपने मौकिफ से पीछे हटने को मैं तैयार नहीं हूं। फिर खान ने यह भी कहा कि वो सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार है, उसके मौकिफ से पीछे हटने की खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि मरियम नवाज की जानिब से जो जजेस पे तनकीद की गई है, जजेस क्या तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म हो रहे थे? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यह हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। उन्होंने बन्नू वाक़े की भी शदीद मजम्मत की और फिर उन्होंने इसका मुतालिबा यह किया कि जुडिशल इंक्वायरी इसकी की जाए। फिर इमरान खान ने यह कहा कि मखसूस एलीट तबका जो है वो 60 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। ये एलीट जो है वो इंतखाबात शफाफ नहीं करवाते और हुकूमत जो है वो इनके अपने कंट्रोल पे भी नहीं है जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पे जो तनकीद की है उससे वो मंजरनामा क्लियर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना झुकाव आसिफ अली जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर का बजट जो है वो 88 करोड़ तक बढ़ा दिया है, जबकि मौजूदा हुक्मरान जो है वो अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है और अवाम से ये कुर्बानी मांगते फिर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक ही करार दे दिया। उन्होंने कहा जी दोनों ही फॉर्म 47 की पैदावार है और तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं की जाएगी तो इसका मतलब ये कि तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आ सकती। तहरीक अदम एतमाद के लिए किसी बड़ी पार्टी की शमूलियत का होना जरूरी था और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं मिलती तो क्या ये उतनी अक्सरियत हासिल कर पाएंगे कि तहरीक अदम एतमाद को लाया जाए, या फिर बाहर सड़कों पर ही बैठ के ये उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहेंगे कि बिलाखिर हुकूमत खुद ही आके ये कह दे कि हम जो है वो इससे बाहर निकल रहे हैं। दूसरी सूरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच चुकी है कि अदालती मंजरनामे में ये अपनी जंग को लड़ते रहेंगे, इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरखास्तें भी दायर करते रहेंगे, क्योंकि जो 2 महाज ये खोलने जा रहे हैं, एक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दूसरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, इन दोनों के खिलाफ अगर महाज खोलते हैं तो वो
वफाकी हुकूमत जो 8-5 को कम करने के दर पे है, उसी पे एडहॉक जजेस की तैनाती की बातें हुई और अब यह भी कहा जा रहा है कि मजीद एडहॉक जजेस तैनात किए जाएंगे। यानी कल जो 2 जिनकी मंजूरी दी गई उसमें मजहर आलम मियां खेल साहब के हवाले से यह कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उन्हें मनाएंगे और अगर वो मान गए तो वो उनकी तकर्री हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि और भी जजेस बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसकी तौजीहात ये बयान की जा रही हैं कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज हैं उनको फाल किया जाएगा, लेकिन उस पर वो दूसरी तरफ का हरबा आजमाएंगे। उधर बुशरा बीबी साहिबा ने भी आज जेल के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और मुख्तलिफ केसेस के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने उनके खिलाफ केसेस बनाए उन्हें हल्फ उठाए कि ये तमाम केसेस झूठे नहीं हैं, वो उठाएं हलफ। उन्होंने फिर ये कहा कि इद्दत केस में अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, मगर फैसला आने के बावजूद भी उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला गया। उन्हें मालूम था कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर वो उस दिन का वाकया बयान करती हैं कि जब रूबगार उनकी जारी हुई थी, उन्हें ये मालूम था कि दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। फिर वो ये बताती हैं कि जेल अमले ने मुझसे आके दरख्वास्त की कि वो जेल गेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि उनकी नौकरियों का मसला था। मैंने कहा कि जब तक मीडिया और मेरा लॉ विंग है वो नहीं आता, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। नतीजतन नैब की टीम ने जबरदस्ती दोबारा जेल के अंदर से फिर मुझे गिरफ्तार किया। उनके मुताबिक ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जब रूबकार जारी हो चुकी थी तो इन्हें मुझे बाहर जेल से बाहर भिजवाना था। बुशरा बीबी ने फिर यह भी कहा कि वो जेल में रहकर भी हक की बात करती रहेंगी और हलफ देती हैं कि तमाम केसेस झूठे हैं। मैंने खुद बनी गाला की सब जेल में रहने से इनकार किया और कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान जेल में हैं तो मैं क्यों घर में बैठी रहूं, मैं भी जेल में रहूंगी। बुशरा बीबी ने फिर इमरान खान के बारे में कहा कि ये एक सच्चे इंसान है जो मुल्क के वकार और अवाम के लिए खड़े हैं, जबकि चोरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। जब बुशरा बीबी ने इतनी गुफ्तगू की तो उस दौरान खान साहब उठे। उन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि बात ना करो। बुशरा बीबी ने इसरार किया कि वो मीडिया के सामने बात करेंगी। खान साहब ने इस दौरान में एक बात ऐसी की कि जिसमें वहां पर मौजूद जो सहाफी थे उन्होंने एतराज उठाया। खान साहब ने बुशरा बीबी को कहा कि ये तुम्हारी बात को रिपोर्ट नहीं करेंगे। वहां पर जो सहाफी थे जो कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने खान साहब के सामने एहतजाज किया कि आप हम पे तंज कर रहे हैं। तो खान साहब के सामने जब उन्होंने एहतजाज किया तो खान साहब खामोश होकर वापस चले गए। बुशरा बीबी फिर वहां पे बोली। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद को एक नई जहत मिली है। उसमें उन्होंने कहा कि जुल्म और जबर के खिलाफ अपने हौसले और अज़्म का हम इजहार करते हैं। फिर वो माजी का वाकया बयान करती हैं और बुशरा बीबी ने इतना तवील बयान ये पहली बार जारी किया है जब से वो हिरासत में है, क्योंकि वो आती तो रही हैं, बोलते खान साहब रहे हैं, खान साहब की गुफ्तगू ही मंजर आम पे आती रही है। बुशरा बीबी ने वहां पे कहा कि जब इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार किया गया था तो वो सो रहे थे और गिरफ्तार करने के लिए आने वाली जो पुलिस थी उसको इमरान खान ने कहा कि मैं नहा के आता हूं फिर गिरफ्तार कर लें, लेकिन पुलिस ने उनको घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ के गिरफ्तार किया, कपड़े पे मुंह पे कपड़ा डाला और घसीटते हुए ले गए। फिर 8 दिन के बाद मेरी अटक जेल में उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मुलाकात हुई तो इमरान खान बहुत ज्यादा लागर हो चुके थे और उन्हें जहां पे रखा गया था वहां सफाई की हालत इंतहाई खराब थी। उनको दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था जो कि नाकिस था और आलूदा होता था। उनके सेल के अंदर कीड़े मकोड़े मौजूद होते थे जिन्हें इमरान खान रात भर बालों से निकालते भी रहते थे। फिर बुशरा बीबी ने आज ये भी कहा कि उनकी ये जो बातें हैं उनके हरीफ सुनकर खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये दुआ की है कि अल्लाह उनके हरीफों को इबरत का निशान बनाए। फिर उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान की मुश्किलात और उनके साथ होने वाले सलूक पे गहरी तशवीश भी मुझे है कि इनके साथ सलूक जो है ये अच्छा रवा नहीं रखा जा रहा। उन्होंने ये इंकशाफात जो हैं ये मीडिया से उस वक्त गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान किए जब इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ होने वाले सलूक की हकीकत आया होने वाली थी और उसको बजाते खुद उन्होंने वहां पे खड़े होकर आया किया। ये बयानात जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके साथ होने वाले नारवा सलूक के ऊपर रोशनी डालते हैं जो उनकी अहलिया बयान कर रही हैं। लेकिन इस ज़िमन के अंदर क्या खान साहब ने खुद भी ये क्लेम किया कि उनके साथ ये हुआ? क्या वो चाह रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी है वो जेल के अंदर कुछ बेहतर हो? तो इस ज़माने के अंदर उनकी लीगल टीम तो हमेशा यही बताती है कि खान साहब ने अपने लिए बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं की, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो उनके लिए ज़्यादा बात करते हैं। तो इससे ये तासुर तो मिल रहा है, दोनों की गुफ्तगू को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इससे ये तासुर तो मिलता है कि कहीं पर भी कोई बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। अगर बैकफुट पे नहीं जाता, कोई भी मिसाल दे देते हैं कि यानी अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ में ला लेगी तो किस हद तक वो चीज़ें जो हैं वो हक में हो जाएंगी।
हम ये समझते हैं कि मुआशी समत बेहतर हो जाएगी, सियासी समत बेहतर हो जाएगी, किसी हद तक इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन एक तरफ से वो भी टलने वाले नहीं और दूसरी तरफ से ये भी डटने वाले हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर नुकसान किसका ज्यादा होगा? मुआशी तौर पे हमारा होगा, सियासी तौर पे हमारा होगा, अवामी तौर पे हमारा होगा, जब कोई डायलॉग की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इसी तरीके से जब ये चीजें चलती रहेंगी तो फिर सारी चीजों को मंजर आम पे लाया जाएगा। बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि बैरिस्टर अली जफर को प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाता था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की, जो उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन वो इमरान खान के लिए जेल में एक मैट्रेस नहीं दिलवा सके। यानी इसमें वो अली जफर साहब के बारे में भी बात कर रही हैं। तो जब वो अली जफर साहब के बारे में बात कर रही हैं तो यहां से ये तासुर मिलता है कि माजी करीब के अंदर जो बातें हो रही थी उसमें किसी ना किसी हद तक सच्चाई भी थी। जो खान साहब ने उनको मना किया कि आप बात ना करें, और फिर जब वो बात करना शुरू हुई और खान साहब वहां से चले गए, तो इस मामले के ऊपर चैमगोइयाँ बहुत सी फिर से जन्म लेंगी। दूसरी तरफ अगर हुकूमत के इस वक्त प्लान्स को देखा जाए, हुकूमत की इस वक्त कोशिशों को देखा जाए, हुकूमत की इस वक्त तरजीहात को देखा जाए, तो उससे हमें यह तासुर मिलता है कि हुकूमत भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। आप ये देखिए कि जो साबिक वफाकी वजीर थे वो आके IPPs का पर्दा चाक कर रहे हैं। जब वो हुकूमत के अंदर मौजूद थे तो तब IPPs के ऊपर बात नहीं हुई। आज आके उन्होंने पूरी डिटेल दे दी कि ये जो मुल्क को, कौम को पैसा अदा करना पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, जो कैपेसिटी चार्जेस के मद में हम बिजली की अदायगियां करते हैं, तो इनको पकड़ना चाहिए, इनसे जवाबदेही लेनी चाहिए। अब इस मौके के ऊपर हमारे साबिक वजीर आजम, मुल्क को कौम के दिल अजीज मियां नवाज शरीफ साहब, वो आके अपने पुराने वक्त को याद करते हैं। पुराने वक्त को याद करके उसका ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन हाल में होने वाली बदहाली जो है उसकी जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते। आज जो इजलास हुआ मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जिसमें मौजूद थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इसकी मैं तफसील बताऊंगा कि ये सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम जो है इसमें फायदा किसे मिलने वाला है, अवाम को मिलेगा या अपनों को मिलेगा, इस पर जरूरी बात करनी है। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, यानी मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने कहा कि बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं है, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। यानी वो इस दौर की बदहाली की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सोचना चाहिए कि अवाम का क्या बनेगा। तो ये कौन सोचेगा? ये मियां शहबाज शरीफ साहब सोचेंगे, या इमरान खान ने सोचना है, या अपोजिशन जमातों की लीडरान ने सोचना है? साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूं कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। ठीक है, बाद में अगर कोई लाया तो अब नए सिरे से कौन ला रहा है? वो आपके छोटे भाई साहब ला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क जो है वो गड़े में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा, अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। अब ये फैसले देने वाले कौन है? अवाम की परवाह किसे करनी है? क्या जजेस अवाम की परवाह करके अवाम को रिलीफ देंगे, या आपके छोटे भाई ने अवाम की परवाह करके अवाम को रिलीफ देना? या फिर आप ये समझते हैं कि छोटे भाई के भी इख्तियार में चीजें नहीं है, वो किसी और को परवाह करनी है, तो जो कोई और है तो फिर उसका नाम ले लीजिए कि हुकूमत आपकी है, वजीर आजम आपके हैं, वफाकी वज़रा आपके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली आपका है, एक सूबे के अंदर हुकूमत आपकी साहबजादी की है, आप इस मुल्क में तगड़े हैं, सेनेट के अंदर आपकी नुमाइंदगी है, सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। आप एहतजाज करना चाहें 8 जजेस के खिलाफ, आपको इजाजत है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बोलना चाहें, आपको इजाजत है। आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर बोलना चाहें, आपको इजाजत है। आप अवाम को यह कह दें कि तुम्हें मालूम नहीं कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है कौन बुरा, आपको इजाजत है। तो फिर यह भी बता दीजिए, बसूरत दिगर हमें तो यह मालूम पड़ रहा है कि अगर गौहर एजाज साहब आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी बोलते हैं बिजली के बारे में, और हुकूमत जो है वो मौक़िफ़ पिछली हुकूमत पे रख देती है, तो ये सारे ही एक दूसरे के ऊपर मलबा गिरा रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सोलर पैनल की अगर बात करें तो मैं क्लेम नहीं करता, पाकिस्तान की ताजर बरादरी, आप लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं, उन लोगों से पूछें,
वो आपको इसकी डिटेल देंगे कि पिछले दौरे इक्तदार में जो पीडीएम का दौरे इक्तदार था, वहां से लेके निगरान हुकूमत तक सोलर पैनल की इंपोर्ट जो की गई है, वो क्लेम करते हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, वो क्लेम करते हैं कि सोलर पैनल की इंपोर्ट जो की गई, उसमें अगर दो बड़े इंपोर्टर्स देखे जाए, जो टॉप के ऊपर दो बड़े इंपोर्टर्स हैं, उसमें वो हुसैन नवाज का नाम लेते हैं और सलमान शहबाज का नाम लेते हैं। वो कहते हैं ये दो इंपोर्टर्स थे जिनके लिए रेगुलेटरी ड्यूटी कम की गई, इन्हें छूट दी गई, धड़ाधड़ इन्होंने सोलर पैनल्स जो है वो इंपोर्ट किए, अपनी कंपनीज को बांटे और उसके बाद अपने फ्रंटमैन्स की कंपनीज जो है उसको तफवीज कर दिए। अब ये हुकूमत उन्हीं लोगों से ये खरीद के अवाम को देगी, अवाम को सहूलत मिले ना मिले, घर में सहूलत पूरी होगी। ये जो क्लेम उनकी तरफ से किया जा रहा है, ये जो एतराज उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, इस पे पंजाब हुकूमत को वजाहत देने की जरूरत है। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। उधर इमरान खान ने पैगाम दिया, उधर इंप्लीमेंट हो गया। और शिकायत जो है ये पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका तौर के ऊपर दायर की है। दायर दरखास्त के अंदर यह शिकायत की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इनके इकदामात से 12 करोड़ से जायद वोटर्स पाकिस्तान का मुतासिर हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वही है कि जिसमें 9 अफराद वो मौजूद हैं जिन्होंने कल 2 जजेस की तैनाती के लिए 8-1 और 6-3 का फैसला दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी नहीं थी। तो क्या ये जुडिशल कमीशन में दायर रेफरेंस जो है उनके हक के अंदर जाएगा? इनकी मंशा के मुताबिक फैसले हो पाएंगे या फिर हुकूमत के एडहॉक जजेस वाले मामले पे ले पाएंगे? हमें यही सूरत हाल दिखाई देती है कि पाकिस्तान में अगर इमरजेंसी की बातें भी अब हो रही हैं तो किस बुनियाद के ऊपर? मुआशी सूरत हाल को देखते हुए, पॉलिटिकल केओस को देखते हुए, टर्मोइल को देखते हुए, क्या अभी इमरजेंसी नहीं है? हमें जरूरत है इस मुल्क में मुआशी इमरजेंसी की, हमें जरूरत है इस मुल्क में अखलाकी इमरजेंसी की, हमें जरूरत है इस मुल्क में कानूनी इमरजेंसी की, हमें जरूरत है इस मुल्क पे आईनी इमरजेंसी की। उसका नफाज कीजिए। बसूरत दीगर इमरजेंसी तो अस्पताल की भी इमरजेंसी दिखाई नहीं देती। और क्या बाकी रहेगा? मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।